नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली का बॉस कौन, इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ चुका है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कद और ज्यादा बढ़ गया है तो उपराज्यपाल की ताकत थोड़ी सी कम हो गई है। साफ है, कद और पद की इस लड़ाई में केजरीवाल की जीत न केवल दिल्ली की सियासत का नक्शा बदलने वाली है, बल्कि केजरीवाल के लिए भी चुनौतियां बढ़ाने वाली है। पूरे मामले को समझने के लिए ये रिपोर्ट जरूर देख लीजिए। दिल्ली का असली बॉस कौन, दिल्ली की सियासत पर सुप्रीम फैसला और पावरफुल हुए केजरीवाल। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच जारी चूहे बिल्ली के खेल पर लगभग विराम सा लगा दिया है। अधिकारियों की स्पष्ट व्याख्या के साथ सुप्रीम कोर्ट ने चुनी हुई सरकार को खुलकर काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया है। ब्रेकिंग फैसला है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो भी बिंदु रेस किए थे संवैधानिक बेंच के सामने, वो सारे के सारे पूरी तरह से मेरे हिसाब से जितना मैंने जजमेंट जो रीड आउट हुआ है, सारे के सारे बिंदुओं पे वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सहमति बरती है। एक तो ये जनरल प्रिंसिपल पे इन्होंने इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि दो लेवल ऑफ गवर्नेंस होते हैं, सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और इसलिए इनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि जहां तक जो और भी चीजें जहां टकराव है उस पे भी इसकी रोशनी जाएगी। जो भी मांगा था कोर्ट से, जो भी मांगा था, सारे बिंदुओं पे कोर्ट ने हमसे पूरी तरह से सहमति बरती है। नजरिया एक्चुअली हमेशा से सेम था, इसको गलत नजरिए से केंद्र सरकार देख रही है। आइए समझते हैं आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या अहम बातें कही हैं। दिल्ली दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग है क्योंकि यहाँ चुनी हुई सरकार है, इसलिए चुनी हुई सरकार के हाथ में प्रशासनिक व्यवस्था होनी चाहिए। उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। आदर्श स्थिति यही होगी कि दिल्ली सरकार को अधिकारियों पर नियंत्रण का अधिकार मिले। कानून व्यवस्था और जमीन जो दिल्ली सरकार के दायरे में नहीं आते हैं, उसके अलावा बाकी अधिकारों पर अधिकार दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए। राज्य सरकार का अपने अधीन अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं होगा तो ठीक से काम नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा, लोकतंत्र और संघीय ढांचे के सम्मान के लिए जरूरी है। कोर्ट ने 2019 के फैसले को भी पलट दिया, जिसमें केंद्र को अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया, उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने कोर्ट में दलील दी थी कि संविधान में कभी ऐसा विचार नहीं किया गया कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग कैडर हो। ये सिर्फ यूनियन ऑफ इंडिया का एक्सटेंशन है। यहाँ जो भी काम करते हैं वो केंद्र के अधीन है। 2007 से अब तक सिर्फ 4 ऐसे मौके आए हैं जब चुनी हुई सरकार और एलजी के बीच मतभेद हुआ है। हालांकि केंद्र की इस दलील से उलट सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिल्ली राज्य अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की तरह नहीं है। आपको बता दें, ये मामला चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच को रेफर किया गया था। 6 मई 2022 को ये मामला संविधान पीठ को रेफर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली बेंच ने कहा था कि जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ मामले की सुनवाई करेगी कि दिल्ली और केंद्र के बीच सर्विसेज का कंट्रोल किसके हाथों में हो। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच ने 14 फरवरी 2019 में जो फैसला दिया था, उसमें दिल्ली में प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में हो, इसको लेकर दोनों जजों का मत अलग अलग था। लिहाजा इस मामले में फैसले के लिए 3 जजों की बेंच गठित करने के लिए मामले को चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया गया था। इसी बीच केंद्र ने दलील दी थी कि मामले को और बड़ी बेंच को भेजा जाए। दिल्ली में एलजी को ज्यादा अधिकार दिए जाने की केंद्र सरकार के 2021 के कानून को भी दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी, जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। कुल मिलाकर दिल्ली सरकार की ये बड़ी जीत है, क्योंकि मुख्यमंत्री केजरीवाल और केंद्र के बीच अधिकारों को लेकर खींचतान लंबे वक्त से चली आ रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल के अधिकार तो बढ़ गए हैं, मगर साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं, क्योंकि अब दिल्ली सरकार के प्रशासनिक फैसलों के लिए सरकार खुद ही जिम्मेदार होगी। अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या के बाद दिल्ली सरकार के लिए बहानेबाजी की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए दिल्ली से पीयूष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं। दिल्ली के लोगों की ये जीत बताई है। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ी है, जनतंत्र की जीत हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट। दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय करने के लिए माननीय इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी, जनतंत्र की जीत हुई है। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी, जनतंत्र की जीत हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ये ट्वीट सामने आया है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का ट्वीट सामने आया है और आज जिस तरह से एलजी का निर्णय सामने आया है उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का कद जरूर बढ़ा है। और इस पर क्या रिएक्ट किया है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, ये हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला आने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता गदगद हो गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने तो सीजेआई को हीरो तक कह दिया। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीजेआई की तस्वीर शेयर कर ट्वीट किया और लिखा कि आज भारत को एक हीरो मिल गए। अभी तक फिल्म में वकील, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, कूली के किरदारों में हीरो देखे गए हैं। आज से भारतीय फिल्मों के जज साहब के किरदार में भी हीरो देखा करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है और वहीं सिसोदिया की जमानत पर फैसला आने तक पत्नी से वीसी के जरिए मीटिंग की इजाजत दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जेल नियमों के अनुसार हर दूसरे दिन वर्चुअल बैठक कराई जाए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगर निगम के अस्पताल स्वामी दयानंद का नगर निगम की महापौर और उप महापौर ने निरीक्षण किया। दिल्ली सरकार की तर्ज पर काम करने के लिए नगर निगम की महापौर में जमीनी स्तर से काम करना शुरू कर दिया है। तो वही महापौर शैली ओब्रॉय और उप महापौर आलेख बाल सरकारी अस्पताल और वार्ड में पहुंच करके समस्याओं का निरीक्षण कर रही हैं। तो वहीं ऐसा ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्वामी दयानंद अस्पताल में निरीक्षण करने के लिए नगर निगम की महापौर और उप महापौर पहुंचे। राज्यपाल जी के साथ हमने स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के दौरे के लिए हम लोग आए और हमने यहाँ पर एमएस जो मैम है, डॉक्टर हैं, उनसे मिले, हम पूरे स्टाफ से मिले, डॉक्टर से मिले, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हमने विज़िट किया और साथ ही हमने जितने भी पेशेंट्स हैं और अटेंडेंट्स हैं, हम अटेंडेंट जो साथ आते हैं उनके, हमने उनसे बातचीत करी और यहाँ बातचीत से हमें ये पता लगा कि यहाँ का जो स्टाफ है, गार्ड है, दूसरे स्टाफ हैं, जैसे कस्तूरबा हॉस्पिटल में भी कंप्लेंट आ रही थी कि जो स्टाफ यहाँ पर पेशेंट्स और अटेंडेंट से पैसे मांगता है। तो मैंने यहाँ पर सभी पेशेंट्स और अटेंडेंट्स को गुजारिश की है कि अगर कोई भी स्टाफ मेंबर उनसे पैसे मांगेगा तो वो या तो एमएस में कंप्लेन करेगा, एमएस मैम को कंप्लेन करेगा, या हम लोगों को मेल या रिटर्न चिट्ठी लिख के भेजेगा। और वही स्टेटमेंट हमारी आज भी रहेगी, जो भी स्टाफ मेंबर इस हॉस्पिटल में किसी भी पेशेंट या अटेंडेंट से पैसे मांगेगा, हम उसको टर्मिनेट करेंगे, उसको हम सस्पेंड करेंगे। राज्यपाल जी के साथ हमने महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे सहित शिवसेना के 16 विधायकों की सदस्यता, गवर्नर और स्पीकर की भूमिका जैसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ी बेंच को भेज दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और स्पीकर पर सख्त टिप्पणी करते हुए उनकी भूमिका पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा जाएगा। सीजेआई ने कहा अरुणाचल के नबाम रेबिया मामले को उठाए सवाल को बड़ी बेंच में भेजना चाहिए क्योंकि उसमें और स्पष्टता की आवश्यकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे को विधायकों ने अपना नेता माना था, ऐसे में स्पीकर को स्वतंत्र जांच करने के बाद फैसला लेना चाहिए था। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्टी कलह में पड़ना
गवर्नर का काम नहीं है। गवर्नर की जिम्मेदारी संविधान की सुरक्षा की भी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। फ्लोर टेस्ट को किसी पार्टी के आंतरिक विवाद को सुलझाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्रेकिंग फैसला है और दिल्ली की चुनी हुई सरकार ने जो भी बिंदु रेस किए थे संवैधानिक बेंच के सामने, वो सारे के सारे पूरी तरह से मेरे हिसाब से जितना मैंने जजमेंट जो रीड आउट हुआ है, सारे के सारे बिंदुओं पे वो सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सहमति बरती है। एक तो ये जनरल प्रिंसिपल पे इन्होंने इस जजमेंट में बहुत सारी चीजें कही गई हैं। एक ये कहा गया है कि 2 लेवल ऑफ गवर्नेंस होते हैं, सेंट्रल लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, स्टेट लेवल स्टेट गवर्नमेंट का होता है, और इसलिए इनको मिक्सअप करने की जरूरत नहीं है। तो आप सही कह रहे हैं कि जहां तक जो और भी चीजें जहां टकराव है उस पे भी इसकी रोशनी जाएगी। जो भी मांगा था कोर्ट से, जो भी मांगा था, सारे बिंदुओं पे कोर्ट ने हमसे पूरी तरह से सहमति बरती है। नजरिया एक्चुअली हमेशा से सेम था, इसको गलत नजरिए से केंद्र सरकार देख रही है। दिल्ली पुलिस ने मारपीट और गोलीबारी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने पूर्वोत्तर दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मारपीट के बाद हवा में फायरिंग की थी, जिसके बाद 3 आरोपी फरार हो गए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने के लिए उनके इलाकों में छापेमारी की। आखिरकार फिर तीनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार रात को करीब 11:08 पर उन्हें घटना की सूचना मिली थी। पुलिस उपायुक्त पूर्वोत्तर जॉय तिर्की ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि सीलमपुर के ब्लॉक में जान पहचान के कुछ लोगों के बीच मारपीट हुई थी। झगड़ा शांत होने के बाद कुछ लोग मौके पर आए और हवा में गोलियां चलाई। गोलीबारी की घटना में चलाई कोई घायल नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए तीनों आरोपियों की पहचान सीलमपुर के रहने वाले बताई जा रहे हैं। द्वारका के सेक्टर 16 के न्यू EWS आदर्श अपार्टमेंट में 6 साल पहले बने फ्लैटों की हालत खस्ता हो गई है, लेकिन इसका जिम्मेवार कोई भी नजर नहीं आ रहा है। लगभग 5,500 के करीब लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। यहाँ के निवासियों का कहना है कि 2017 ने इन्हें ये फ्लैट दिए हैं और इन फ्लैटों की मेंटेनेंस के लिए हर आवंटी से 30,000 रुपये लिए गए थे। आज इतने सालों में ना तो कोई अधिकारी यहाँ सर्वेक्षण करने आया और ना ही एक पैसा अपार्टमेंट के मेंटेनेंस पर लगाए गए। यहाँ के RWA के मुताबिक लोग विधायक के ऑफिस में जाते हैं तो फंड ना होने का हवाला देकर टाल दिया जाता है। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले दिल्ली शहरी आश्रय बोर्ड विभाग से कई साल पहले यहाँ के रहने वाले हर आदमी द्वारा अपार्टमेंट की मेंटेनेंस के लिए दिए गए 30,000 का हिस्सा पूछना चाहते हैं। आपने देखी होगी किस तरह से जर्जर हो रहे हैं फ्लैट, और यहाँ पर ये नहीं पता चल पा रहा है कि हम कल सुबह ज़िंदगी हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो बच्चे और जो परिवार रहते हैं ये हर दिन डर डर के सो रहे हैं कि सुबह की सुबह हमारे साथ क्या होगा। अभी हाल फिलहाल में 2-3 हादसे हो चुके हैं कि किचन में एक लेडी काम कर रही है, उसने खाना बना रही तो एक पत्थर गिरा तेल में और उसका हाथ जल गया। ऐसे एक लेडी के सर पे चोट लगी, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो ये अभी छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। 4-5 साल से रह रहे हैं, लगातार प्रशासन को कंप्लेंट कर रहे हैं, इन पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सुनवाई तब होगी जब इनकी बिल्डिंग गिर जाएगी। प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इन लोग को देखें, छोटे छोटे बच्चों को देखें कि रात को डर डर के सो रहे हैं, रोज रात को अपनी मम्मी से बोलते हैं कि मम्मी कहीं हमारे ऊपर ये गिर तो नहीं जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जीबी पंत अस्पताल परिसर में गैंगरेप की शिकार होने के बाद मृत दलित महिला के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मृतका के परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई और केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा गया कि मामले को दबाने की बजाय पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए और एक सरकारी नौकरी दे। और हॉस्पिटल में वो बहन काम करती थी और उसके साथ वो हादसा हुआ। पुलिस से मैंने बात की, उन्होंने एक अपराधी को पकड़ लिया, लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि हॉस्पिटल प्रशासन ने इस विषय को दबाने की कोशिश की है, छुपाने की कोशिश की है। अगर समय रहते उसका इलाज हो जाता और ये बात बाहर आ जाती तो शायद वो बहन हमारे भी जिंदा होती। तो जितने भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और हमने मुख्यमंत्री से अपील की है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं, एक बच्चे को सरकारी नौकरी और परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और हॉस्पिटल तरीके से भी हमें सपोर्ट मिल रहा है। अब स्टार्टिंग के जो 3-4 दिन हमारे लिए रहे थे वो बहुत अकेलेपन से रहे थे, ना पुलिस सपोर्ट कर रही थी, ना कोई नेता आ रहा था। मैंने सबको फ़ोन किया था लेकिन कोई मेरे साथ खड़ा नहीं था। लेकिन मुझे नहीं पता कि
हेल्प के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए वो मेरे साथ खड़े हैं, अपने उसके लिए खड़े हैं, या फिर प्रेशर है उनके ऊपर जो भी है। लेकिन अब मैं थोड़ा ठीक हूँ, मतलब सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग थोड़ा थोड़ा तरीके से। कि दिल्ली से पूरी खबर, जहां पर जीबी पंत अस्पताल में हैवानियत का शिकार हुई है महिला और ये बेहद गंभीर मसला है। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में फायरिंग का वीडियो सामने आया है। बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग की है और इस तरह की वीडियो पहले भी सामने आती रही हैं। बदमाशों ने खुलेआम उड़ाया कानून की धज्जियां और ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं और इन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की अब जांच चल रही है। दिल्ली की पीवीआर साकेत में निगम का पीला पंजा चला। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें कब्जा करने वाले लोगों के अवैध कब्जों को तोड़ा गया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। वहीं स्ट्रीट वेंडरों का कहना था कि ये निगम की कार्रवाई बिल्कुल गलत है और वहां के दुकानदारों ने सीधे सीधे आम आदमी पार्टी को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं पीवीआर का ये कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, जहां पर अवैध तरीके से लोगों ने जो है दुकानें कब्जा कर ली गई थी, जो एमसीडी के द्वारा यहां पर रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं इन्हीं तय बाजारियों में से एक टीवीसी मेंबर, वो बताएंगे कि क्या है हालत सूरत यहाँ पर। मैं उपेंद्र कुमार गुप्ता, नेशनल वर्कर फेडरेशन से हैं, जो कि स्ट्रीट वेंडर के राइट के लिए हम काम करते हैं। 2018 में टीबीसी बनी थी, हाई कोर्ट द्वारा 2018 में टीबीसी का गठन हुआ था और गठन होने के बाद जब टीबीसी ने सर्वे की है तो उन्होंने सर्वे में किसी भी प्रोजेक्ट पर ये नहीं बताया था कि ये मोबाइल वेंडर है या मोबाइल की वेंडर की सर्वे हो रही है। दूसरी बात, इन्होंने टीबीसी में कभी भी ये डिसाइड नहीं हुआ है टीबीसी की मीटिंग में कि ये जो इन्होंने सीओबी दिया है, मैं सीओबी मतलब बेंडिंग सर्टिफिकेट ऑफ बेंडिंग, तो उसमें कभी भी नहीं चर्चा की गई कि हम इसको मोबाइल वेंडर बनाएंगे। क्या है, जनसंख्या के हिसाब से 2.5, दिल्ली में अगर 2 करोड़ जनसंख्या है तो उसमें 5 लाख स्ट्रीट वेंडर अब वैलिड है, अवैध नहीं है, वो वैलिड है, उसको जगह एमसीडी को देनी पड़ेगी। ये उसको ना मान डे बाय डे जो लग रहे हैं, जो इंक्रोच हो रहा है, उसके बारे में पहली बात तो ये है कि जो आप पूछ रहे हैं कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट के आधार पर स्ट्रीट वेंडर नॉट इंक्रोचमेंट, स्ट्रीट वेंडर इंक्रोचमेंट नहीं है। इंक्रोचमेंट हम किसको बोलते हैं, हमने दीवार लगा ली है, पक्का बना दिया है, स्ट्रक्चर बना के खड़ा कर दिया है, उसको हम इंक्रोचमेंट बोलते हैं। स्ट्रीट वेंडर कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं है। स्ट्रीट वेंडर की डेफिनेशन से ही बाहर है कि इंक्रोचमेंट नहीं। आपको क्या लगता है ये कार्रवाई ये बिल्कुल सरासर गलत हो रही है। पुलिस के एमसीडी के साथ मिली भगत होकर ये खुलेआम गुंडागर्दी है। पहले अंग्रेज लूटा करते थे लगान के नाम पर, आज ये एमसीडी। नमस्कार,